गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र में दो दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। दादा भाई नौरोजी भारत के महान बुजुर्ग के नाम से विख्यात थे और पक्के राष्ट्रवादी थे। उनकी पुस्तक 1901 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन भारतीय दरिद्रता का दुखांत एवं यथार्थ विवरण देकर भारतीयों की आंखें खोल दी और ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत के साधनों के बाह्य बहाव के यथार्थ विश्लेषण से आर्थिक निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो जन जागृति का मंत्र बना। नौरोजी ने भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण आर्थिक निकासी द्वारा भारतीयों का शोषण बताया और भारतीयों में जागृति उत्पन्न की। आर्थिक निकासी का तात्पर्य है कि बिना किसी प्रतिफल के भारतीय आर्थिक साधनों का विदेशों में प्रवाहित हो जाना, अर्थात भारत में उत्पादित धन का अधिकांश भाग बिना समुचित आर्थिक व भौतिक लाभ के भौतिक प्रतिफल के स्थायी रूप से इंग्लैंड को भेजा जाना ही आर्थिक निकासी है। उन्होंने कहा कि 1867 में उन्होंने कहा था कि भारत में एकत्र की गई आय का लगभग 1/4 भाग भारत में शासन का मूल्य है, जो देश के बाहर चला जाता है और इंग्लैंड के साधनों से जुड़ जाता है। अर्थात इतनी बड़ी राशि, इतनी बड़ी मात्रा में जो धन है वो इंग्लैंड जा रहा था। तो हम देखें कि जो निकासी की मात्रा है, उन्होंने बताया कि 1835 से 1892 तक की अवधि में कुल 359 करोड़ रुपए की जो राशि थी वो देश से बाहर जा रही थी। 1905 में उन्होंने घोषणा की थी कि 3.40 करोड़ पौंड या 515 करोड़ रुपए मूल्य के सामान की प्रतिवर्ष देश से निकासी हो रही थी और इस निकासी के कई कारणों का उल्लेख किया। उसमें दो प्रमुख कारण थे। एक तो था ब्रिटिश शासकों की अस्वाभाविक वित्तीय एवं आर्थिक नीति और दूसरा कारण था आर्थिक नियमों में हस्तक्षेप। अर्थात पहला जो कारण था कि भारत पर अंग्रेजों के सार्वजनिक ऋण का भारी बोझ भारत व ब्रिटेन दोनों के खर्चीले प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करके उसके व्यय का बोझ भी भारत पर डाल रखा था। इसलिए नौरोजी ने इस अस्वाभाविक विनाशकारी आर्थिक निकासी को रोकने हेतु लिखा था कि जब तक इस घातक निकासी को समुचित रूप से रोका नहीं जाता और भारतीयों को पुनः अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जाता, तब तक इस देश के भौतिक उद्धार की कोई आशा नहीं है। अर्थात अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को अपने प्राकृतिक अधिकारों एवं आजीविका के साधनों से वंचित रखा गया था। दूसरा कारण था आर्थिक नियमों में हस्तक्षेप। अर्थात नौरोजी कहते हैं कि आर्थिक निकासी का कारण भारत की निर्धनता नहीं वरन
आर्थिक नियमों में जानबूझकर हस्तक्षेप करने को भी वो इसका कारण मानते हैं। भारत के साधनों का अर्थात जो अंग्रेज अर्थशास्त्री हैं वो भारत से आर्थिक निकासी हेतु यहाँ से जानबूझकर हमारे आर्थिक नियमों में हस्तक्षेप करते हैं। यह एक बड़ा कारण है भारतीय निर्धनता का। दूसरा कि भारत के साधनों का ब्रिटिश शासकों द्वारा बेरहमी से अपव्यय और लूट खसोट कर यहाँ से हमारे साधनों को इंग्लैंड ले जाया जाना था। अर्थात ये बहुत सारे कारण थे, इनमें ये दो प्रमुख कारण थे जिसके कारण हमारे यहाँ से आर्थिक निकासी हो रही थी। अब उन्होंने जो आर्थिक निकासी है अर्थात हमारे यहाँ से साधनों का बाह्य बहाव इंग्लैंड जो हो रहा था वो किन किन तरीक़ों से उन्होंने यहाँ से हमारी संपदा को ब्रिटेन ले गए, तो वो तरीके हैं कि नौरोजी ने भारत से आर्थिक निकासी के अनेक तरीक़ों पर प्रकाश डाला। ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को देश से छीन रहा है और कुल राजस्व का लगभग 1/4 भाग देश से बाहर चला जा रहा है और ब्रिटिश संसाधनों से जुड़ जाता है। उसमें सबसे पहला है ब्रिटेन को निजी प्रेषण। इसके द्वारा भारत से प्रतिवर्ष $1 करोड़ से अधिक की आर्थिक निकासी होती थी और वो निम्न प्रकार से हो रही थी कि यूरोपीय अधिकारियों की बचत का ब्रिटेन में प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने बाहर रह रहे परिवारों को भरण पोषण हेतु यहाँ से भेजना या प्रेषण, भारत स्थित ब्रिटिश व्यावसायिक वर्गों द्वारा अपनी कमाई और बचत को भी वो इंग्लैंड में भेज रहे थे, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के क्रय हेतु भी यहाँ से ही निजी प्रेषण हो रहा था, और भारत में जो ब्रिटिश फौजें थी, ब्रिटिश सेना थी, उसके खर्च हेतु इंग्लैंड के युद्ध विभाग को भी भुगतान यहाँ से हो रहा था। अर्थात इस प्रकार से ब्रिटेन को भारत से जो धन है वो यहाँ से जा रहा था। और प्रारंभ में तो EIC और 1857 के बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित भंडारों की खरीद हेतु भी यहाँ से जो धन है उसका निजी प्रेषण इंग्लैंड हो रहा था। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है कि ब्रिटिश पूंजी के भारत में निवेश से जो धन है वो यहाँ से वहाँ जा रहा था। ब्रिटेन प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करता था, जिन पर प्राप्त होने वाले लाभ एवं ब्याज भारत में निवेश न होकर ब्रिटेन भेज दिया जाता था। अर्थात प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी और 1859 के बाद में ब्रिटेन सरकार द्वारा यहाँ से बड़ी मात्रा में जो लाभ और ब्याज है वो ब्रिटेन भेजा जाता था। ये निवेश मुख्य रूप से जो ब्रिटिश निवेश है वो मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में ही किए गए जिनसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ब्रिटिश हितों की पूर्ति होती थी। और ये जो निवेश था वो मुख्य रूप से आधारभूत संरचना अर्थात रेल, बंदरगाह, संचार, जहाजरानी आदि हेतु और निर्यात हेतु जो प्राथमिक उत्पादक क्षेत्र थे जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर के बागान, खनन क्षेत्र में कोयला, सोना, पेट्रोल उत्पादन आदि और सेवा क्षेत्र में मुख्यतः बैंकिंग, बीमा एवं वित्त आदि। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने रेल निर्माण की गारंटी योजना के तहत 1849 से 1900 तक लगभग 58 करोड़ रुपया चुकाया। अर्थात इतनी राशि भारत से इंग्लैंड को गई। फिर आता है सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज भुगतान। ब्रिटिश हितों की संवृद्धि के लिए गए भारी ऋण और उन पर ऊंची दर से ब्याज भुगतान
ब्रिटेन भेजे जाते थे। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी और 1857 के बाद में ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक ऋणों से भारी मात्रा में जो साधन जुटाए और उनके ब्याज के भुगतान एवं ऋणों की वापसी के रूप में यहाँ से आर्थिक निकासी हो रही थी। और ये जो ऋण है ये ऊंची ब्याज दर पे लिए जाते थे और ऋणों से प्राप्त होने वाला ब्याज और लाभांश भी यहाँ से निकासी के रूप में ब्रिटेन में पहुँच जाते थे। फिर है होम चार्जेस। ब्रिटिश सरकार की कीमत के रूप में प्रत्यक्ष सैन्य एवं नागरिक व्यय, अर्थात भारत पर ब्रिटिश सरकार विशाल सेना और भारी भरकम नागरिक प्रशासन पर सार्वजनिक आय का लगभग 65% व्यय करती थी। अर्थात अपना आधिपत्य जमाने के लिए, भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विशाल सेना रख रखी थी और उस पर जो खर्चा होता था वो लगभग 65% व्यय करती थी, और जिसमें सैन्य व्यय का लगभग 40% भाग था। होम चार्जेस के रूप में चुकाई जाने वाली जो राशि थी वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। अर्थात 1851 में ये राशि 25 लाख पाउंड वार्षिक थी, जो 1933-34 तक 274 लाख पाउंड वार्षिक तक जा पहुंची थी। और इन होम चार्जेस में जो मुख्य खर्चे थे वो थे कि अंग्रेज सैन्य प्रशिक्षणार्थियों पर होने वाला व्यय, जो बाद में इन पर जो व्यय होता था और उनको फिर भारत में नियुक्ति दे दी जाती थी, भारत में नियुक्त कर दिए जाते थे। वो भारत में अंग्रेज सैनिक एवं असैनिक कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान भी भारतीय राशि से होता था। भारत में नियुक्त अंग्रेज कर्मचारियों के विदेश अवकाश भत्ते और यात्रा किराए भत्ते आदि का भुगतान भी यहीं से हो रहा था। ब्रिटेन में निवास कर रहे जो सेवानिवृत्त सैनिक और असैनिक कर्मचारी थे उनकी पेंशन का भुगतान, भारत में निवास कर रहे सेवानिवृत्त ब्रिटिश कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान, और इसके साथ साथ ब्रिटिश शासन के इंग्लैंड स्थित भारतीय कार्यालय पर होने वाले व्यय का भुगतान। अर्थात इतनी सारी मदों पर जो व्यय हो रहा था उन सब का भुगतान जो भारत में जो आय प्राप्त होती थी उसमें से व्यय किया जाता था। अर्थात इन सब का भुगतान भारतीय मुद्रा से ब्रिटेन को हो रहा था, जो एक बहुत बड़ी राशि थी। फिर आता है हानिप्रद निर्यात। संपूर्ण ब्रिटिश शासनकाल में भारत के निर्यात उसके आयातों से कहीं अधिक रहे और भारत का भुगतान संतुलन सदैव पक्ष में रहा। परिणाम स्वरूप भारत द्वारा विदेशी व्यापार से अर्जित लाभों में से 1883 से 1892 की अवधि के मध्य जो शुद्ध निकासी थी 288 करोड़ रुपए, उसमें से 118 करोड़ रुपए की जो आर्थिक निकासी वो विदेशी व्यापार के लाभों से अर्जित आय से थी। अर्थात इतनी बड़ी राशि वो जो आर्थिक निकासी की थी, निर्यात आयातों की तुलना में अधिक तो हो, फिर भी उसके बदले में देश को हानि उठानी पड़ रही थी। अर्थात देश को हानि वहन करनी पड़ रही थी। तो इस प्रकार देश से जो निर्यात हो रहे थे वो भी, उसकी राशि भी इंग्लैंड में ही जमा हो रही थी। तो हमारे यहाँ से आयात होता उसकी राशि भी चुकानी पड़ती और जो निर्यात हो रहा था उसकी राशि भी वो स्वयं अपनी वहीं रख रहे थे।
अर्थात इन सब तरीकों से भारत से जो धन है उसका प्रवाह ब्रिटेन की ओर हो रहा था। अब इतनी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी राशि जब देश से विदेश को जा रही थी, ब्रिटेन को जा रही थी, तो इसके दुष्परिणाम भी थे कि आर्थिक निकासी का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम था वो भारत की निर्धनता रहा। अर्थात भारत की निर्धनता का मुख्य कारण आर्थिक निकासी रहा। भारत की निर्धनता, भारत में निवेश साधनों की कमी, एकाधिकारी शोषण, संपन्नता के बीच गरीबी, करों का भारी बोझ आदि का दादा भाई नौरोजी ने यथार्थ चित्रण किया था। अब इस निकासी को रोकने के लिए, इस आर्थिक निकासी को रोकने का एकमात्र कारण उनका स्पष्ट मत था कि एकमात्र उपाय राजनीतिक स्वतंत्रता या स्वशासन है। उन्होंने कहा कि स्वशासन के बिना भारतीय चालू निकासी और उसके परिणाम स्वरूप भारत में प्राप्त होने वाली घोर निर्धनता एवं दुर्भाग्य से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता है। स्वयं प्रजा एवं सरकार ही निकासी बंद कर सकती है। भारत के दुर्भाग्य एवं व्यथाओं की निवृत्ति के लिए स्वशासन ही एकमात्र उपचार है। उनका निष्कर्ष था कि भारत की प्रगति के अभाव में अंग्रेज शासन के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सदैव ब्रिटिश शासन की भारत विरोधी आर्थिक नीतियों और आर्थिक निकासी का विरोध किया। धन्यवाद।